नमस्कार। शतरंज तो बिछी है, संसद में भी और संसद के बाहर भी। मुद्दा छात्रों का है और इस भारत की राजनीति में युवा, छात्र, किसान और मजदूर राजनीति के स्तंभ ही है। मैं इस वीडियो में आपको खबरें नहीं बताऊंगा। राहुल गांधी ने ये कहा, उसने ये कहा, सीजेपी ने ये कहा, सरकार ने ये किया, नहीं। जो हो रहा है उसके पीछे क्या है, क्यों हो रहा है और परिणाम में किसे फायदा नुकसान, यह मैं आपको समझाऊंगा। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के आंदोलन खड़ा होता है। कॉकरोच जनता पार्टी बनती है। कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, कोई नहीं जानता। आम जनता को इनके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आंदोलन है और छात्रों का मुद्दा होता है तो सभी इसके प्रति गंभीर होते हैं। अब दिल्ली जैसी जगह में कई छात्र और युवा इकट्ठे होते हैं सरकार के खिलाफ और उसमें राजनीति ना हो, यह तो भारत में संभव नहीं है। देखिए, हर मौके पर शतरंज की चाल चली जाती है, लेकिन कौन अपनी चाल से कितना फायदा उठा पाता है यह खिलाड़ी पर निर्भर करता है और यही राजनीति में फायदा और नुकसान तय करता है। 19 दिन तक सीजेपी के आंदोलन में 500 लोग नहीं जुट रहे थे क्योंकि वहां राजनीति नहीं थी। और जैसे ही 20 तारीख से संसद मार्च की बात हुई और उसमें राजनीति का इन्वॉल्व हुआ, वहां भीड़ लग गई। शुरू में ये लोग हो सकता है राजनीतिक दलों के लोग हों, और जब मार्च हुआ, मार्च में धक्का मुक्की हुई, जबरदस्ती हुई, या हो सकता है कुछ नॉन सोशल एलिमेंट भी घुसे हों जिन्होंने पुलिस से मारपीट करने की कोशिश करी और पुलिस ने बदले में लाठीचार्ज किया हो, तो वो जो पूरा लब्बे लवाब बना, तो राजनीतिक दलों को लगा कि अब इसमें मौका है। छात्र घायल हुए, छात्रों को मारा, बच्चों को मारा, सेंसिटिव मुद्दा है। राजनीति कूद पड़ी। राजनीति कूदी, लेकिन कैसे कूदी? दो अलग अलग गुट बन गए, कांग्रेस अलग और बाकी विपक्षी दल अलग। पहले दिन की सारी फुटेज बाकी विपक्षी दलों ने खाई, कांग्रेस बैकफुट पर थी। तो फिर कांग्रेस ने सोचा कि युवाओं का मुद्दा है, लपक लो। और राहुल गांधी जो 3-4 महीनों से छात्रों की विभिन्न शहरों में मीटिंगें कर रहे थे, तो उनका मुद्दा तो था, लेकिन उनके हाथ से फिसल रहा था। तो उन्होंने सारा लाइमलाइट और सारी फुटेज खींचते हुए प्रधानमंत्री आवास पर धरना दे दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की रणनीति कुछ अजीब सी रही। वो इस पूरे मुद्दे का फायदा उठा नहीं पाई। और कुछ कांग्रेस के सरकारें रही हैं, 60 साल देश में राज किया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनकी सरकारों में कुछ भी ऐसे मुद्दे ना हुए हों, छात्रों के या युवाओं के या पेपर लीक के, जो अभी मुंह बाए सामने खड़े ना हो। कांग्रेस के सारे प्रदर्शन की फुटेज और लाइमलाइट एक आदमी की वजह से सब चौपट कर दिया। वो थे राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। डोटासरा के टाइम जब वो खुद शिक्षा मंत्री थे, तब 11 पेपर लीक हुए थे। और यहां तक कि सरकार में शामिल और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने खुद उन सरकार और गोविंद डोटासरा के खिलाफ में जन आंदोलन किया था। बहुत भीड़ हुई थी, मार्च किया था जयपुर तक। और आज जो कांग्रेस और राजस्थान में जो प्रदर्शन के नेतृत्व डोटासरा ही कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहे हैं। और वही डोटासरा जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और बच्चों पर लाठीचार्ज की वगैरह की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी फुटेज तैर रही है, जिनमें वो कह रहे हैं कि पुलिस लाठी नहीं मारेगी तो क्या डंडे मारे, लड्डू बांटेगी। और उन्होंने खुद ये कह रहे हैं कि पेपर लीक होता है तो शिक्षा मंत्री का क्या गलती है इसमें, ये तो अफसरों की गलती है, उनसे जवाब मांगो, उनको हटाओ, मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों देगा। ये चीजें कांग्रेस के पूरे प्रदर्शन पर पानी फेरती है।
कांग्रेस के रणनीतिकारों में इतनी अकल नहीं थी कि गोविंद डोटासरा को इस आंदोलन से दूर रखो, उनको घर बिठा दो, क्योंकि गोविंद डोटासरा पेपर लीक मामले में कांग्रेस की सबसे कमजोर कड़ी है। और दूसरी तरफ 2 दिन से यह नोटिस हो रहा है कि जो 20 और 21 तारीख को कांग्रेस को छोड़कर बाकी विपक्षी दल इतने ज्यादा एक्टिव थे इस आंदोलन में, वो अचानक से सुस्त हो गए, शांत हो गए, मीडिया से गायब हो गए। क्यों? क्या कर रहे हैं? क्या वो अपनी कोई अलग रणनीति बना रहे हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर विपक्ष की सारी लाइमलाइट खा रही है, सारी फुटेज खा रही है, और इसके राजनीतिक प्रभाव अवश्य आएंगे, चाहे वो पंजाब के चुनाव में आए, चाहे यूपी के चुनाव में आए। राहुल गांधी खुद को मोदी का विरोधी नंबर 1 दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि देश में ऐसा कौन सा समुदाय है जो उसी को वोट करता है जो भाजपा और मोदी का सबसे बड़ा विरोधी होता है। यही डर क्षेत्रीय दलों को है। क्षेत्रीय दलों की राजनीति अब कैसे बच सकती है? मेरा आकलन है कि सरकार की किरकिरी है अगर संसद ना चले तो, और क्षेत्रीय दलों की राजनीति बच सकती है तभी जब संसद चले, क्योंकि वहां उन्हें वक्त मिलेगा बोलने के लिए, वो अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएंगे, मुद्दा चाहे राम मंदिर का हो चाहे छात्रों का हो। और जहां लोग सोच रहे थे, विपक्षी दल सोच रहे थे कि छात्रों के मुद्दे पर सरकार को नुकसान होगा, मोदी की लोकप्रियता में कमी आएगी और युवा लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो ये भूल कर गए। विपक्ष इस बात का आकलन नहीं कर पाया कि 140 करोड़ लोगों के इस देश में 65% आबादी युवा है। आप जंतर मंतर पर 5 से 7 हजार लोगों को इकट्ठा करके आप राजनीतिक तमाशा तो कर सकते हो, लेकिन आप मोदी को झुका नहीं सकते। इससे सरकार नहीं झुकती। और जो कमी पूरी थी, जो लोगों में सिंपैथी बन रही थी, वो प्रदर्शनकारियों की गालियों, भद्दे स्लोगन्स और अर्धनग्न शरीर लेकर के जो लड़कियां वहां पर गई, जो रील या बनाने की चाह में या वायरल होने की चाह में, जो भी उनका मोटिव रहा हो, लेकिन उस सब ने बाकी की रही सही कमी पूरी कर दी। और यहां राहुल गांधी ने सबसे बड़ी चूक की। उनको कहना चाहिए था कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, आप देश के प्रधानमंत्री को गाली नहीं निकाल सकते, आप भद्दे और अश्लील स्लोगन वहां लेकर नहीं आ सकते। अगर राहुल गांधी ये स्टेटमेंट जारी करते तो उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के रणनीतिकार यहां चूक गए। इसी का फायदा उठाया भाजपा ने। प्रधानमंत्री मोदी, जो सबसे अलग सोचने का, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इंस्टाग्राम पर रात में एक 3 मिनट की वीडियो क्लिप जारी करते हैं जेनजी से जुड़ने के लिए, जो मित्रों, भाइयों और बहनों की जगह फ्रेंड्स शब्द इस्तेमाल करते हैं, और देखते ही देखते 24 घंटे में करीब 350 मिलियन व्यूज उनको मिलते हैं, 1.5 मिलियन कमेंट मिलते हैं। यह बताता है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया का एक इवेंट बना करके 10 दिन में अगर 6 मिलियन या 7 मिलियन फॉलोवर लेती है और वो एक मूवमेंट बन जाता है, तो फिर मोदी की ये पोस्ट क्या है, ये सोचना पड़ेगा। जनता इस बात को समझ रही है, और यह आभास है कि भारत का युवा किसके साथ है। कांग्रेस और विपक्ष के लिए यह अच्छा मौका था संसद में चर्चा करने का, सरकार को घेरने का। इस मुद्दे पर विपक्ष जितना राजनीतिक फायदा उठा सकता था उतना उठा नहीं पाया, वो अपनी रणनीति में चूक गए। और अब सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी डिमांड कर रहे हैं कि मोदी देश की जनता से माफी मांगे। क्या जनता ये नहीं सोच रही है, ये जानती नहीं है कि कांग्रेस ने 60 सालों में जितनी गलतियां करी हैं, कि कांग्रेस ने कभी माफी मांगी है? फिर मोदी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके लिए मोदी जनता से माफी मांगे? एक इतने बड़े लोकप्रिय व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है 3 बार से, उससे आप सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाने का स्टेटमेंट जारी करके कम से कम आप उसका राजनीतिक फायदा तो नहीं ले सकते।
ये आपके अगेंस्ट जाती है ये बात राजनीतिक रूप से। और सबसे बड़ी बात है, विपक्ष को ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि ये आंदोलन था इसलिए हुआ कि सरकार ने इसे होने दिया। क्योंकि देखिए 12 साल जब कोई प्रधानमंत्री रहता है, एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी सत्ता में रहती है, तो हल्की एंटी इनकम्बेंसी होना सामान्य बात है। क्योंकि एक रास्ता से तो कोई भी व्यक्ति उग जाता है, ये तो भारत है। सरकार ने यह आंदोलन होने दिया। मोदी को जो गालियां पड़ी, जो अश्लील स्लोगन उसके लिए लिखे गए, बोले गए, जो हिंदू धर्म के लिए बोले गए, राम के लिए बोले गए, ब्राह्मणों के लिए बोले गए, इन सब बातों ने मोदी सरकार को एक नई संजीवनी दे दी। जो थोड़ा बहुत किंतु परंतु किसी के मनों में एंटी इनकम्बेंसी टाइप बात थी, वो सब मैल धुल गया, सब फ्रेश हो गए और एक लाइन से वापस 2014 वाली पोजीशन में मोदी के साथ खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर एक तरफ ट्रेंड चल रहे हैं, आई स्टैंड विद मोदी। इस तरह के ट्रेंड पहले कभी नहीं चले। मैं भी चौकीदार हूं का चला था। कांग्रेस के पास में एक हथियार बचा है, संसद ठप कर दो और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ जाओ। लेकिन क्या सरकार के रणनीतिकार हाथ पर हाथ धरे बैठे होंगे? क्या वो ये नहीं समझ रहे हैं कि संसद अगर नहीं चली तो सरकार की किरकिरी है, संसद चलाने के लिए चाहे जो कुछ सेटिंग करनी पड़े, जो जुगाड़ करना पड़े वो करेंगे, और वो कर रहे होंगे। मुझे पूरा यकीन है मंडे से संसद चलेगी, चाहे कांग्रेस को छोड़कर बाकी विपक्षी दलों से ही किसी प्रकार की सेटिंग करनी पड़े, क्योंकि उनको भी तो वक्त चाहिए, देश के सामने फुटेज चाहिए, उनकी भी राजनीति है। और जहां तक बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, मेरा आकलन है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी नहीं होगा किसी भी कीमत पर। क्योंकि किसी भी दल या सरकार से किसी मंत्री का इस्तीफा मांगना एक राजनीतिक मांग होती है। यह सांकेतिक होता है कि अगर मंत्री इस्तीफा दे देता है तो विपक्ष इस बात को भुनाता है कि हमने सरकार को झुका दिया और सरकार ने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि वो गलत थी, उसका मंत्री गलत था, फिर इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है। मुझे नहीं लगता कि मोदी विपक्ष को या कांग्रेस को यह मौका देगा। हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान का जाना तय हो, लेकिन तब जाएगा जब मोदी चाहेगा। कम से कम विपक्ष की मांग पर तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने वाला है। विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है अपनी, उनको अपनी राजनीति सबको बचानी है। क्षेत्रीय दलों की राजनीति सिमट रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो या शरद पवार हो, उनको अपनी राजनीति बचानी है। और उनको दिख रहा है कि कांग्रेस उनके जनाधार को वापस खाने जा रही है। कांग्रेस के साथ रहना विपक्षी दलों की मजबूरी है, क्योंकि वो विपक्ष में है, लेकिन उससे खुद को बचाना भी क्षेत्रीय दलों की उससे भी बड़ी मजबूरी है। और जहां तक हम बात करें सीजेपी की और दिल्ली के प्रदर्शन की, तो सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाकर सरकार ने आधी जंग तो पहले ही जीत ली है। यह विपक्ष के लिए सबसे बड़ा झटका था। विपक्ष कभी नहीं चाहता था कि सोनम वांगचुक का अनशन टूटे, क्योंकि वही इस पूरे मुख्य मुद्दे का आधार था। सोनम वांगचुक के अनशन टूटने का सीधा संदेश जाता है कि सरकार से बातचीत हो गई है और आंदोलन खत्म हो गया। अब भले ही अभिजीत दीपके या उनके टीम कितना ही मंच से खड़े खड़े चिल्लाएं, लेकिन इससे वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जो सोनम वांगचुक के इस अनशन से हो रहा था। सरकार सीजेपी से बात कर रही है, मांगे भी मानने की ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुआवजा कितना देना है, किसको देना है, उस पर सरकार मान गई है। और दूसरी डिमांड उनकी जो थी कि किसी पर केस ना हो और ना हो, तो उनमें भी सरकार ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। जब राहुल गांधी और सीजेपी दोनों की एक ही डिमांड है, तो जनता ये क्यों ना सोचेगी कि दोनों के तार जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब सीजेपी कल बातचीत करके सरकार से निकलती है तो बाहर आकर के एक तरीके से धमकी वाले अंदाज में बोलती है कि हमने सरकार को बोल दिया है कि अगर आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम देश में हर राज्य में आंदोलन करेंगे, लाखों स्टूडेंट सड़कों पर आएंगे। सोचने वाली बात है कि 19 दिन तक जिस सीजेपी के पास 500 आदमी नहीं हुए जंतर मंतर पर खड़े करने के लिए, आज वो पूरे देश में प्रदर्शनों की बात कर रही है।
किसके भरोसे? भाजपा को छोड़ के भाजपा के खिलाफ में प्रदर्शन करने के लिए ऐसी कौन सी पार्टी है जो पूरे देश में उनका संगठन है और नेटवर्क है? जनता है, जनता को सब समझ आता है किसके तार कहां जुड़े हुए हैं और कौन क्या कर रहा है। सीजेपी के लोग खुद को कितना ही गैर राजनीतिक कहें, लेकिन जब वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं उस वक्त कर्नाटक में और पंजाब में पेपर लीक हुए हैं जो अभी हुए हैं, उनके ऊपर वो बात नहीं करते, वो इस सवाल को ही टाल जाते हैं। तो क्या जनता को समझ में नहीं आता कि ये कितने गैर राजनीतिक है? कुल मिलाकर सीजेपी के इस आंदोलन ने सरकार को संजीवनी दे दी, 2029 के लिए एक मजबूत बैकग्राउंड दे दिया, इन्हें एंटी इनकम्बेंसी कम कर दी। और जिस आंदोलन से विपक्ष ने उम्मीद लगाई थी उस मौके को खुद विपक्ष ने अपनी कमजोर रणनीति और पूर्वाग्रहों की वजह से मौका चूक गए। बाकी आगे की घटनाएं देखते रहिए क्या होता है। मुझे लगता है मंडे तक संसद काम करना शुरू कर देगी और फिर तब तक शायद सरकार सीजेपी से आंदोलन भी खत्म करवा देगी। कोई ना कोई इनका रास्ता जो सीजेपी की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके ऊपर सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आंदोलन खत्म करा दिया जाएगा संडे शाम से पहले। और मंडे को संसद भी चालू होगी और मंडे से मेरे ख्याल से संसद में जो पेंडिंग बिल है जिसकी सरकार ने घोषणा कर रखी है या जिनका अंदेशा सबको है कि कौन से बिल क्या हो सकते हैं, वो सारे बिल आ सकते हैं संसद में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।